हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। हाजिर है एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव को लेकर के। और आज ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा रखा है। और हमारा वीडियोज़ देखने का मतलब ये नहीं होता है कि बस देख लिया। इस वीडियोस में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको इसी वीडियोस के अंदर याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए, या किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनेशन में आपसे बन जाए। ये हमारा गारंटी है। फटाफट से आप चैनल बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जल्दी से कोर्स में जा करके डिकोड सीरीज़ को अच्छे से कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए हम लोग जो चैप्टर वाइज चला रहे हैं, जो 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, बोर्ड हो गया, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर और SCERT बुक का, चारों का कॉम्बिनेशन से एक हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, उसी का पढ़िएगा। इसी में से आपकी चीज़ें आराम से बन जाएगा जितना बिहार बोर्ड बनाने बोलेगा। ठीक है, तो आप जाकर के फटाफट से विजिट कर लेना। और हाँ, जिनके पास नहीं है बोर्ड बूस्टर या फिर बोनस बैच, जिसको जो अच्छा लगे आप फटाफट से ले सकते हैं। जिसको सिर्फ SST में प्रॉब्लम है आप परचेज कर सकते हैं। एंड जिसको कंप्लीट सारी चीज़ें चाहिए, साइंस है, SST है, मैथ्स है और लैंग्वेज पेपर की चीज़ें हो, या फिर आपका टेस्ट सीरीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी अपलोडेड है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह 19 को टेस्ट है। आप लोग को याद रखिएगा, जिनके पास पॉकेट बैच है फटाफट से आप ये कर सकते हैं। जिनको परचेज करना है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। पेमेंट के बाद सारी चीज़ें मिल जाएगा और अपकमिंग जितने भी चीज़ें हो वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो, चैप्टर 1 नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 है हमारा क्या? चैप्टर नंबर 5 है एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हम लोग SCERT लेकर चल रहे हैं। जो लोग बिल्कुल से नए हैं, जिनको मालूम नहीं है हम लोग SCERT नहीं पढ़े, तो कुछ नहीं, बस डिकोड सीरीज करो और अभी जो करा रहे हैं इसको कर लो। और जहाँ अगर तुमको लग रहा है कि टाइम बच रहा है तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने बता रखा है उसको एक बार पढ़ लेना, इनफ रहेगा। ठीक है, और हमारा नोट्स भी तुम लोग बहुत ज़्यादा लगता है तो भाई साहब समझ जाओ ना, अगर SCERT पढ़ोगे तो क्या होगा। चलिए, बहुत इजी लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन है कि क्या है कि आप क्या समझते हैं एम्प्लॉयमेंट से और सर्विस से। बिहार बोर्ड की खासियत, अगर चैप्टर का नाम ये है तो उसी टॉपिक से स्टार्ट कर देगा सब्जेक्टिव बनाने के लिए, अगर पेपर बहुत इजी करना हो तो। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आप उससे क्या समझते हो, सर्विस क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया, लिखने का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर लिखना है। यहाँ पे आप सिंपल सा ब्लू या ब्लैक से जो आपको कॉम्बिनेशन लेके चलिएगा। यहाँ पे आपने लिखा एम्प्लॉयमेंट एंड क्या, सर्विसेज। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करना वो सारी चीज़ें अभी हल्का हल्का बता देना। आपने एक छोटा सा सब हेडिंग बना दिया। एग्जामिनर अब क्वेश्चन चेक करने नहीं जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, अब वो देखेगा कि हाँ इसके बारे में बंदा बोलना चाह रहा है, तो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट होता है। और क्या कर सकते हो, अच्छा धीरे धीरे बता दें। एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी वर्क रेफर्स टू वर्क ऑफ समवन एज या एम्प्लॉयज टू अर्निंग वेजेस, पैसा कमाता है या फिर सैलरी रिटर्न में मिलता है। ठीक है, सिंपल सा, जिसमें जॉब है, टीचिंग हो गया, आपका कोई भी वर्क हो, फैक्ट्री लेबर हो गया, कुछ भी हो, यानी एम्प्लॉयमेंट उसको बोलेंगे सिंपल, जिसमें हम लोग काम करते हैं। रेफर्स टू वर्किंग समवन एज एम्प्लॉयर, जैसे काम करते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, वेजेस मिलता है या फिर सैलरीज मिलता है उसके रिटर्न में, काम के बदले में, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके। आज अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग बहुत बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी नहीं है, तो वही सिंपल सा नौकरी मतलब एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल में आप एक दो लाइन और भर देना, टीचर हो गया, फार्मर हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये आपका छोटा सा डेफिनेशन का। सर्विस, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्प्लॉयमेंट और सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो देखो, सर्विस मतलब जो वर्क प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, जिसके बदले में उसको पैसा देता हूँ, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यूट्यूब को प्रोवाइड करा रहे हैं अपना वीडियोस। ठीक है, यूट्यूब आपका डाटा लेता है, उसके बदले से हमको कुछ चीज़ें देता है, तो हम लोग बेसिकली यूट्यूब हम लोग का क्या करा रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। या फिर मेरा यूट्यूब का रिश्ता बोले तो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, ये उसके बदले में यूट्यूब हमको थोड़ा थोड़ा क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, जो अभी हमें मिला नहीं है, और आप बहुत सारा आप लोग का प्यार दे रहा है, तो इसका बदले क्या होगा, सर्विस दे रहे हैं, फिर आप लोग का प्यार मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, लव एंड प्यारा प्यारा कमेंट्स। तो ये हुआ सर्विस। समझ में आ गया एम्प्लॉयमेंट और सर्विस में क्या डिफरेंस है। आ जाओ, डिस्कस द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 3 टाइप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेक्टर होता है, जैसे आपने वहाँ पढ़ा ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, बस। एग्रीकल्चर सेक्टर, अब सेक्टर की फील्ड में बात कर रहे हैं, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ऑब्जेक्टिव भी भर भर के बनेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर किसको बोलेंगे, जो क्या हो, इसको किस नाम से जानते हैं, फटाफट से बताओ।
प्राइमरी सेक्टर के नाम से। एक लाइन याद हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर होगा, एनिमल होगा, एनिमल हस्बेंड्री है ना, फिश फार्मिंग, रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट से आता है उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी जो तुमने प्राइमरी ये वाला जो चैप्टर कहा, आज मैं थोड़ा सा मैं इधर लेकर आता हूँ ताकि बार बार तुम चीज़ें ही क्यों याद करोगे, कॉपी पेस्ट कर देना, बता रहे आ जाओ। स्टार्टिंग में था है ना, यहाँ पे देखो, एक मिनट बस देखो, यही वाला चीज़ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, वो इकोनॉमी के टर्म पे था, अब यहाँ पे सेक्टर के टर्म पे था, बस वही कॉपी पेस्ट कर लेना तो हमारा आंसर फिक्स हो गया। तो ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जितना हम लोग शॉर्टकट से कर सकते हैं तो उतना हम लोग शॉर्टकट लगा देंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएगा। SCERT पढ़ने का फ़ायदा क्या है बता रहे, डायरेक्ट आपके पास रखा रहेगा कि भाई साहब ये लो ये एक नंबर, ये लो एक नंबर। और NCERT में ये चीज़ें नहीं होता क्योंकि SCERT को देख के क्वेश्चन बनाया जाता है ना। टर्सरी सेक्टर की बात करें, एस छूट गया कोई बात नहीं है ना, ये बेसिकली टर्सरी सेक्टर को हम लोग बोलते हैं, क्या बताओ, ठीक है, ऑल्सो नोन एज टर्सरी सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वहाँ पे जाकर ठीक कर लेना। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, इन्फॉर्मेशन, ट्रेड वगैरह, ये सारे इंक्लूडेड है आपका टर्सरी सेक्टर से, ठीक है, ओके। अब आते हैं देखो यहाँ पे सर्विस सेक्टर को हम लोग टर्सरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा सर्विस सेक्टर को डिफाइन कर दिया है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री में, क्योंकि ये हम लोग को क्या प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज, गुड्स वगैरह सपोर्ट्स करता है, और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, कौन, हमारा ये सर्विस सेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीन सेक्टर ऑलरेडी अपने वहाँ पर रखा है। यहाँ पे टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिख लेना, काम खत्म, ओके। चलो आगे बढ़े। अब आता है क्या रोल है, देखो सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको प्रोवाइड करा रहा है चीज़ें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, तो ये इसका क्या रोल रहता है। देखो इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, क्या सर्विस सेक्टर का रोल है फटाफट बताओ। सबसे पहले ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, कैसे करके अलग अलग सामान बनाता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो कंट्रीब्यूट करेगा ना जी, हाँ जी। और ये बात ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि सर्विस सेक्टर की बात करें, ये लार्जेस्ट शेयर करता है जीडीपी में, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा शेयर करता है, कंट्रीब्यूट करता है, कौन, सर्विस सेक्टर, है ना, ओके। क्योंकि तुम देखो कोई लोग सर्विस वगैरह करता है उसको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं, है ना, उस हिसाब से भी। चलो फिलहाल यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं एग्जांपल के लिए, बैंकिंग वाला सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर ड्राइव से इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ आपका इस एग्जांपल हो गया। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली आपका एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। अगर सर्विस नहीं रखेगा तो कौन काम करेगा, अगर यूट्यूब सर्विस प्रोवाइड नहीं करता तो क्या हम लोग काम करते हैं, नहीं ना। तो ये एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर रहा है, जॉब्स दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है अलग अलग फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, टूरिज्म के फील्ड में, फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड में, बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, एम्प्लॉयमेंट। ऑनलाइन की बात करें, ऑफलाइन तो है ना, बिल्कुल मैं एग्जाम्पल के तरह बता रहा हूँ, जैसे एजुकेशन हो गया, आज PW है, उनके कितने चैनल्स हैं ना, तो वो क्या एक तरीके का आप वो अगर यूट्यूब नहीं होता तो वो सर्विस प्रोवाइड, उसका जो सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं करा पाता, तो एक तरीके का ये जनरेट किया, तो ये सिंपल सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। सपोर्ट करता प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, कैसे नेसेसरीज जो सामान हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग वगैरह। एग्रीकल्चर के लिए भी तो ज़रूरी है, अब पता तुम खेत में लेके बैठे हो, हाँ भाई साहब अनाज कैसे लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तुमको कुछ चाहिए, ठीक है, वहाँ कम्युनिकेट बातचीत करना है कि हाँ यहाँ ये दाम है लेके आ जाऊँ, तो उसके लिए भी हेल्प करता है। तो हेल्प करता है किसमें, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी चीज़ें में भी हेल्प करता है, कौन, सर्विस सेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंस है और रोल, अगर इंपॉर्टेंस पूछें, रोल पूछें तो इतना तुम्हें याद होना चाहिए, इतना नहीं याद नहीं आ रहा, हम भूल जाते हैं चीज़ें, सब्जेक्टिव याद नहीं होता, तुम इतना लिख लो कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दो कि हाँ ये लार्जेस्ट शेयर करता है, ये मतलब कुछ भी अपने ऐड कर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तुमने हाईलाइट कीवर्ड तो लिख ही दिया है, एग्जामिनर इतना पढ़ेगा, इसके अंदर तुम अंडरलाइन कर देना, एग्जामिनर को इतना ही दिखेगा, बाकी चीज़ नहीं दिखेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अलग अलग जॉब क्रिएट करता है हर एक फील्ड में, एग्जाम्पल लिख दो, हेल्थ मेडिसिन में, हेल्थ केयर में, ठीक है, हर जितना फील्ड आ रहा है नाम लिख दो तुम उसका। सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और क्या करता है, इंप्रूव करता है लिविंग स्टैंडर्ड। देखोगे जिसका घर में सर्विस वाला हो गया तो उसका घर पहले कैसा था अब कैसा हो जाता है, तो
इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें कुछ याद करने का चीज़ नहीं है। और क्या करता है, तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज वगैरह बढ़ जाता है। तो 3-4 तुम इंकरेज करता है, देखोगे हर घर में आप इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह बढ़ रहा है तो इंकरेज करता है, पार्टिसिपेट करता है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ या बेसिकली रोल और इम्पोर्टेंस होता है सर्विस सेक्टर का। होपफुली तुम एक बार आंख बंद करो, पहला क्या बोले थे हम, कोशिश करो याद करने का कि पहले हमने बोला था कि जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, लार्जेस्ट शेयर करता है, ठीक है। आंख बंद करके सोचो। उसके बाद हमने क्या बताया था कि इकोनॉमिक जनरेट करता है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना, एम्प्लॉयमेंट रोजगार देता है सबको। जैसे हमको रोजगार दे रखा है, हम नल बेरोजगार घूम रहे थे, हमको रोजगार दे रखा है, टाइम टाइम वीडियोस बना रहे हैं, एक तरीके का हुआ ना। हाँ चलो, दूसरा बात क्या करता है, सपोर्ट करता है सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर को, ठीक है। कैसे करता है समझ में आ रहा है, दिमाग में बात रिपीट हो रहा है, होना चाहिए। और क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोचो तुम्हारा जॉब लग जाएगा, 4-5 गाड़ी होगा, है ना, आराम से घूमोगे, सोच रहे हो ना। हाँ तो अब आ जाओ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बढ़ा देगा, है ना। चलिए, फिर फॉरेन एक्सचेंज, बाहर के लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, है ना, कि ये कंपनी बन रहा है तो ये एम्प्लॉयमेंट है, ये सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो बाहर के लोग, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगा, है ना। जैसे फॉरेन एक्सचेंज मेरा ही ले लो, अब पैसे आ रहे हैं डॉलर में, हमको यहाँ तो रुपये भी मिलेगा, एक्सचेंज हो रहा है, मिला तो नहीं है बट ठीक है, समझ सकते हो ना। तो ये तुम्हारा बेसिकली छोटा मोटा चीज़ है, याद कर सकते हो आराम से। और क्या तुम कर सकते हो, एक तो तुम्हारे इंपॉर्टेंस बता दिया, अब आ जाता है इसमें रोल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करता है ना। आज जो तुम देख रहे हो 5 मिनट में 15 मिनट में जो ये क्या नाम है उनका, ब्लिंकिट वगैरह आ रहा है, किसका कारण से आ रहा है, रोड अच्छा होगा तब ना। तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक कनेक्ट करता है, मार्केट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा है, तो ये रोल रहता है सर्विस सेक्टर का तुम्हारा। फाइनेंशियल बैकबोन, बैंकिंग में इंश्योरेंस देता है, स्टॉक मार्केट प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, ये तुम्हारा रोल हो गया। ग्लोबल कनेक्टिविटी, ग्लोबल दौरा, आज दुनिया में तब भले दिखता नहीं है, ठीक है, नेपाल वाला वीडियोस मेरे देख लेते हैं कभी कभी, और आउट ऑफ हाँ नेपाल के भी कुछ 1-2 स्टूडेंट है, नेपाल से मैसेज आया है, ठीक है। तो वैसे बिहार बोर्ड तो वो लोग चले जाते हैं, तो कभी कभी कोई एक आध स्टूडेंट है नेपाल से भी है, ठीक है। आई थिंक मुझे मैसेज तो आया था, ठीक है। तो ग्लोबली कनेक्ट करता है, हो सकता है तुम अभी मिस्टर बीस्ट का वीडियो देखते हो, वो कहाँ के हैं, तुम अभी देख रहे हो, ग्लोबल कनेक्टिविटी इसको बोलते हैं, ठीक है। और अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, हेल्थ केयर को, एजुकेशन मीट को, सारे चीज़ को फुलफिल करता है और ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये रोल है। अगर तुमको रोल ना भी आएगा, तुम अगर इतना भी चीज़ लिख दोगे ना, इंपॉर्टेंस या रोल, तो लगभग सेम ही चीज़ है ना, तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है गवर्नमेंट सर्विस में और नॉन गवर्नमेंट सर्विस में। तुम यही बोलोगे कि मोहल्ले के अकॉर्डिंग में जिसका गवर्नमेंट सर्विस है उसको थोड़ा जल्दी समझ रहे हो, मतलब दहेज मिल जाता है, और नॉन गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम मिलता है, यही सोच रहे हो ना। हाँ ना, मैं तो कुछ भी हो उसको जल्दी शादी हो जाता है, जब तक मतलब उसको जब उसका गवर्नमेंट सर्विस लग जाता है। आओ, वो तो अपने लेवल पे, अब हम लोग के लेवल पे क्या है, देखो, व्हेन पीपल आर पेड देयर वर्क इन डिफरेंट फील्ड बाय द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा समझो बेसिकली उसको पैसा गवर्नमेंट दे रहा है, उसको बोलेंगे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सर्विस। सिंपल सी बात है, कुछ एकदम कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सा व्हेन पीपल आर पेड फॉर देयर वर्क बाय डिफरेंट फील्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइन बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है ना, तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट सर्विस। और कुछ अदर फील्ड है, जैसे पुलिस, इस एग्जाम्पल लिख देना, पुलिस हो गया, सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, फाइनेंशियल एग्जाम्पल भर के लिख देना, है ना, टीचर वगैरह के लिए। तो ये तुम्हारा किस में आ गया, सरकार जिसको पैसा दे रहा है अपने काम पे बदले में, उसको बोलेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट, जो बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, प्रोग्राम चलाता है, लेकिन वो किसके थ्रू, नॉन इंस्टीट्यूशन, जैसे तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल हो जाए नॉन गवर्नमेंट सर्विस का मॉल सर्विस, प्राइवेट सीधा सीधी प्राइवेट देगा किसी काम के बदले में, उसको बोलेंगे आपका नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे बस नॉट लगा देना, छोड़ दो, उतना डेफिनेशन मत जाओ, हटाओ। तो सिंपल सा बात है, यहाँ देखो, नॉट पेड बाय, या सिंपल सा पेड बाय द अलग अलग ऑनर्स, या फिर ऑनर लिख दोगे, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, अरे जो मालिक होता है ऑनर, है ना, ऐसे बना सकते हो। व्हेन पीपल आर पेड फॉर देयर वर्क इन डिफरेंट फील्ड बाय देयर ऑनर्स या फैक्ट्रीज ऑनर्स या समथिंग, ऑनर्स लिख देना, बाय द कंपनी या जिस भी फील्ड में है, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज, या नॉट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट। नॉट को मेंशन कर देना अच्छे से, क्योंकि नॉट है, ठीक है, ओके। एग्जांपल के लिए तुम्हारा बैंकिंग से, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, मतलब प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें तुम्हारा नॉन गवर्नमेंट में आ गया, समझो। एक को तुम एक्सचेंज कर सकते हो, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन को रटे ही जा रहे हो, वो नहीं करना, तो उसे अच्छे से दिमाग लगाना। आ जाओ, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि रिसेंट में मनरेगा का नाम चेंज किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप न्यूज़ से थोड़ा सा अवेयर होंगे, तो अगर थोड़ा सा अवेयर है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मुझे जस्ट दिमाग से निकल गया। कुछ बापू नाम से रखा गया है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में आजकल नाम ही चेंज करने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नाम चेंज कर देंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा होता तो हम अपना नाम क्या ही रख लेते, बताओ अंबानी रख लेते, है ना। चलो, डिफाइन मनरेगा और क्या इसका एक आउटसोर्सिंग, दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आउटसोर्सिंग 2 नंबर में बहुत बार रिपीट है, बहुत बार रिपीट है। तो मनरेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मनरेगा भी रिसेंट टॉपिक में चल रहा है इंडिया में, ठीक है। तो इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस होते हैं। तो मनरेगा के बारे में अच्छे से देख लो कि मनरेगा क्या फुल फॉर्म क्या होता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें कब आया था? 2005 को आया था, ठीक है। किस लिए आया था? ताकि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट इंडिया द्वारा किया गया था, ताकि रोजगार दे सके, ठीक है। ओके, ये बेसिकली कितने दिन के लिए रोजगार दे रहा था? 100 डेज के लिए कम से कम इसको प्रोवाइड करा रहा था कि भाई साहब तुम जा करके काम करो। अब बताओ 30-40 दिन में तो आदत लग जाता, फिर कहीं ना कहीं उसका सेटलमेंट तो हो ही जाता था, ठीक है। तो बेसिकली कितने दिन के लिए? 100 डेज के लिए। कब आया था? क्या नाम था? फुल फॉर्म लिख दिया, ठीक है, उतना के लिए। बेसिकली फाइनेंशियल टू द रूरल एंड हाउस होल्ड, ताकि जो अनस्किल है वो अच्छे से काम कर सके, सीख सके, है ना। तो ये बेसिकली मनरेगा का था। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज गेट देयर रिलेटेड सर्विस फ्रॉम द आउटसाइड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन और ग्रुप, ठीक है, फॉर देयर ओन कंपनीज, दिस सर्विस नोन एज आउटसोर्सिंग। अब इसको याद, मतलब क्या होता है आउटसोर्सिंग का? आउटसोर्स मतलब बाहर का सोर्स, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मतलब सिंपल सा है कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि अपना काम खुद करना, खुद नहीं करता, दूसरे को, किसी बाहर को, जैसे फॉरेन कंपनी होगा या किसी और पर्सन को दे देता है, ताकि काम सस्ता में हो जाए, फास्ट भी हो जाए और बेटर क्वालिटी का हो जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्या रोल। देखो, सेक्टर, सर्विस सेक्टर से इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, क्योंकि इससे रिपीटेड नहीं, न्यू टाइप कैसे करके क्या रोल रहता है एजुकेशन का सर्विस सेक्टर में। देखो, एजुकेशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, रोल अदा करते हैं किसमें? ग्रोथ और डेवलपमेंट में सर्विस सेक्टर का। अगर इट नॉट ओनली स्किल प्रोवाइड, ये सिर्फ तुमको स्किल लेवल मैन पावर नहीं कर सकता, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है इंपॉर्टेंट सर्विसेज में। जैसे तुमको प्रोवाइड दे रहा है स्किल्ड वर्क फोर्स, ठीक है, लेबर, स्किल्ड लेबर दिखा रहा है, ठीक है। तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हो रहा है किसमें? सर्विस सेक्टर में। तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन का रोल है। अगर तुम पढ़ोगे तब ना तुम सीखोगे, है ना। प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ा रहा है? तो इन्हेंस करता है प्रोडक्टिविटी को, इंकरेज करता है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, नया नया चीज़ें इनोवेशन हो रहा है। तो किस तरीके से? आपका एजुकेशन के रोल के बदौलत, है ना। तो एजुकेशन सारी चीज़ों को सुधार सकता है ना। तो एजुकेशन एक बहुत अच्छा क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन है, जो सबका सॉल्यूशन हो सकता है ना, ठीक है। इसमें बेसिकली डेवलपमेंट और ग्रोथ को भी बेसिकली ये हेल्प करता है। तो रोल बताना था एजुकेशन का सर्विस सेक्टर में क्या क्या रोल है, ठीक है। तो ये सारे आपके रोल्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक डाउन सर्विस इन इंडिया, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, किस तरीके से इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो क्या तुमको इम्पैक्ट देखने मिलता है? कोविड-19 क्या होता है बताता है। इस पीरियड में बेसिकली इकोनॉमिक एक्सपीरियंस रिड्यूस ग्रोथ, ये लो डिमांड हो जाता है, ठीक है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इस सेक्टर को इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्या हो जाता है याद रखना, इम्पैक्ट पड़ता है। पहला इम्पैक्ट की डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है उस सर्विसेज का, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे समझाए तुम्हें? पहले आते थे वो हाथ के बुने हुए कपड़े, है ना। देखोगे अभी भी दादी या नानी अगर तुम्हें होगी तो तुम्हारे लिए एक स्वेटर वगैरह बनाते होगे। तो पहले उस टाइप का डिमांड था कि यहाँ चलता था। अब वो चीज़ नहीं है, अब प्रिंटेड आता है, फटाक से मिल जाता है, इजी चीप होता है, तो डिमांड कम हो गया, ठीक है। उस हिसाब से समझ कर रखो, चलो ठीक है। लॉस हो जाता है जॉब, अगर मान लो कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है या उसका डिमांड कम हो गया, तो भाई साहब डिमांड कम हो गया तो कंपनी थोड़े ना चलेगा, वो चल जाएगा, तो जॉब कम हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा, डिक्लाइन होने जाएगा, बिजनेस सर्विसेज वो डिक्लाइन होने लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्लो डाउन होने लगेगा, सब जगह सब तरफ फूटने लगेगा, रिनोवेशन नहीं होगा, है ना। बैंकिंग में भी इफेक्ट करेगा, जो कैसे, क्योंकि देखो पहले कमाता था तो जमा करता था, तो लोन वगैरह लेता था, तो यहाँ से भी आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा, है ना। एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी प्रेशर पड़ेगा और आपका लोअर गवर्नमेंट रेवेन्यू होगा,
गवर्नमेंट उसको टैक्स लगाता था तो वो भी बंद हो गया। तो ये बेसिकली आपके इम्पैक्ट पड़ेंगे अगर स्लो डाउन हो गया सर्विस सेक्टर का। फिलहाल ओवरऑल सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट यही कर रहा, सोचो यही डाउन पड़ जाए तो क्या होगा। कोविड-19 देख लो, सारी दुकान सारे सर्विसेज बंद हो गए, ठीक है। पहले ऑनलाइन था तो थोड़ा बहुत बचा, नहीं तो वो भी लुट जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इफेक्ट डज डिप्रेशन हैव ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओके, तो देखो डिप्रेशन इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इन मैनी वे। देखो कोई पर्सन या तो फील सैड या फिर थक जाता है या फिर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। थक गया बंदा काम करते करते, है ना। बिकॉज ऑफ देयर वर्क परफॉर्मेंस बिकम वीक, या तो बहुत काम कर रहा है फिर भी उसका सुधार नहीं हो रहा तो उसमें भी वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। दे मी मिस वर्क, ठीक है, मेक मोर मिस्टेक, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है, बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस हो गया है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, समटाइम डिप्रेस ऑल्सो रिड्यूस इंटरेस्ट ऑन द डूइंग जॉब। सिंपल सा बात है कि देखो आगे पढ़ लेते हैं। इन सीरियस केसेस अ पर्सन मे लॉसेस देयर जॉब्स, फेस डिफिकल्टीज और गेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो देखो डिप्रेशन हैव ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्या इफेक्ट पड़ता है डिप्रेशन और एम्प्लॉयमेंट में। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे चैनल हैं, एक टाइम आया था कि मेरे चैनल पे जो एड्स अभी चल रहे हैं वो बंद कर दिया गया था यूट्यूब की तरफ से 90 डेज़ के लिए। तो उसके बाद मेरे पे क्या बीत रहा होगा, यार कौन वीडियोस बनाएगा, अब तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा सैड हुए थे कि अब तो क्या मेरा चैनल गया, क्योंकि बहुत सब ने बोला कि अब चैनल वो अब वापस से मोनेटाइज कभी होगा नहीं, ठीक है, अब दूसरा चैनल खोल लो। तो फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, पैसा आए ना आए लेकिन हम तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि तभी मेरे अप्रॉक्स 5K सब्सक्राइबर थे, है ना। जैसे एक साल पहले की बात करें, अगस्त सितंबर के आसपास मुझे एक स्ट्राइक आया था, ठीक है, चैनल पे, वो शॉर्ट वीडियोस के कारण, ठीक है। उसमें मिलियन ऑफ व्यूज़ चले गए थे, पता नहीं, ठीक है, वायरल हो गया था, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, ठीक है। एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर आया था, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। तो उसके कारण से मेरे बेसिकली क्या हो गया, चैनल ये हो गया, चैनल से 90 डेज़ के लिए हटा दिया गया था, लेकिन वापस से नहीं भी सॉल्व हो सकता था कि वापस से चैनल आ जाए, मतलब कि रेवेन्यू जनरेट हो सके। वीडियोस तो अपलोड होंगे बट रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, और बहुत सारा ऑप्शन भी हटा दिया गया था यूट्यूब की तरफ से। तो हमको क्या फील हो रहा था, सैड था, थक गए थे, ठीक है, इतना मेहनत का काम किए तो बेसिकली डिफिकल्टीज होता था, बहुत सारा मिस्टेक्स वगैरह के कारण, है ना। कॉन्फिडेंस लो हो गया था, लेकिन फिर से डिप्रेशन को चाय में के साथ घोट गए, फिर अच्छे से वापस से काम स्टार्ट किया। और देखो तो उसी तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट पे भी ये इफेक्ट आता है, जब डिप्रेशन हो जाता है तो वो अपना फेथ, अपना उम्मीद, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि अब हमको दूसरा जॉब मिलेगा या नहीं। तो वही सारी चीज़ आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है, ठीक है। चलो, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जो बहुत सारा न्यू एम्प्लॉयमेंट खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बोलते हैं कहाँ से आया तुम, क्यों कंपनी वाला निकाला, तो वो भी तो देखेगा ना। तो ये डिप्रेशन का बेसिकली प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन स्किल कैपिटल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या रोल रहता है स्किल्ड, अगर तुम स्किल हो तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हेल्प करता है कंट्री में। तो देखो स्किल लेवल मतलब अच्छा एजुकेशन, अच्छे से ट्रेनिंग लिया होगा, अच्छा एबिलिटी होगा काम करने का, तो उससे क्या हाई प्रोडक्टिविटी होगा। पहला बात, अगर स्किल नहीं होगा तो 15 दिन उसको सिखाने में चला जाएगा, है ना, है ना। तो ये तुम्हारा पहला बेनिफिट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करेगा, ऑलरेडी स्किल्ड है, एजुकेटेड है, तो न्यू तरीका बताएगा। दूसरा पॉइंट याद हो गया तुम्हें। और बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का, साधन का अच्छा इस्तेमाल करेगा। ये तुम्हारा क्या होगा, तीसरा बेनिफिट, ठीक है। अच्छा इनकम कमाएगा, हायर इनकम। स्किल पेपर देखते हो, स्किल्ड जो लोग हैं तो वो लोग बहुत अच्छे इनकम कमा रहे हैं ना। और अपना इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स, सामान का जो क्वालिटी है वो गुड्स का अच्छा करने लगेगा, है ना। ओके, और अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो अलग कंपनीज है उसको अट्रैक्ट करेगा ताकि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। ये ओवरऑल चीज़ें हैं, बस उसको थोड़ा सा अच्छे से मैंने इलाबोरेट कर दिया, आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना। ये सारे ऑलरेडी PDF पॉकेट बैच में अपलोडेड है ऑलरेडी से पहले। लास्ट चैप्टर है हमारा, सेकंड लास्ट, ग्लोबलाइजेशन। चलो, ग्लोबलाइजेशन 3 है, 3 भाई, तीनों तो भाई याद कर लो, कोई ना एक ना आएगा ही आपका 2 नंबर में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें इंक्रीज होता है इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज हो जाता है, किसमें, अमॉन्ग द कंट्रीज। इससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल्चरल प्रैक्टिसेस। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अलग अलग देश से, अलग अलग विदेश से, सिंपल सी बात है ना। तो उसको बोलेगा ग्लोबलाइजेशन, है ना। ओके, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, बेसिकली इसमें रिड्यूस पब्लिक सेक्टर का रोल। जैसे अभी देखो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारा क्या हो गया, सरकारी था अब प्राइवेट हो गया, तो यहाँ पे रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया,
प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गया, उसको बोले हम लोग क्या, प्राइवेटाइजेशन। और ये इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सरकारी चीज़ है, तुम अभी भी जैसे रेलवे देखोगे कैसा है कि तुम जाओगे कहीं भी थूक के निकल जाओगे, रेलवे है, सरकार का है, कुछ नहीं होगा, है ना, वो चीज़ सोचते हो, है ना। वही चीज़ प्राइवेट करेगा तो तुमको वही जुर्माना ले लेगा, है ना, तो वो चीज़ हो जाता है, तो प्राइवेटाइजेशन, है ना, ओके। और इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था पॉलिसीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन कब, 1991 में, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, ओके। लिबरलाइजेशन, जिसमें जितने भी रिस्ट्रिक्शन है इम्पोज बाय द गवर्नमेंट उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, लाइसेंस रिजर्वेशन के द्वारा, ठीक है, तो वो उसको बोलेंगे लिबरलाइजेशन, यानी रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन लाइसेंस या फिर रिजर्वेशन, इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन याद रखना, रिमूव ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, किसके थ्रू, लिबरलाइजेशन के थ्रू, ठीक है, ओके। ये कब आया था, ये भी आपका 1991 को आया था। तो आपसे पूछा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन कब आया था, लिबरलाइजेशन कब आया था, तो 1991, ठीक है, ओके। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, पाँच नंबर में पूछ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कंपोनेंट बता दो। ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या होता है, कंपोनेंट, 5 मेन कंपोनेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, 5 याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 5 ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे पहला बात ये कि ये बिजनेस ट्रेड को कम करता है, जो भी बिजनेस ट्रेड के रुकावट को, ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावट को कम करता है, ताकि सब आराम से ट्रेड कर सके एक देश दूसरे देश के साथ, पहला फ़ायदा कंपोनेंट, है ना। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, आराम से, ठीक है। और बेसिकली क्या करता है, और आराम से कन्वर्टेबिलिटी हो सकता है किसका, कैपिटल का, यानी पूंजी का। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। पहला, बिजनेस को रोकता है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, या सिंपल फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ आपका किस होगा, लेबर का होगा, फ्री का कन्वर्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल। बस 3-4 मिनट पढ़ो, आराम से याद हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जांपल से याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा नेशनल कंपनी है, बेसिकली एक से ज़्यादा स्टेट में इसका कंपनी पाया जाता है, सीधी बात है। मल्टीनेशनल कंपनी आर द कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन नेशन, सच एज, जैसे फोर्ड हो गया, फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग, ये मेरा सैमसंग का नंबर है ना, कोको कोला हो गया, नोकिया हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके किसके, ये सारे एग्जाम्पल हो गए मल्टीनेशनल कंपनी के। क्या रोल रहता है मल्टीनेशनल कंपनी का, ये प्रमोट करता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अलग अलग कंपनी जगह जगह जाकर के आपका इन्वेस्टमेंट करेगा, ट्रांसफर करेगा टेक्नोलॉजी का, न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा, कल्चरल एक्सचेंज करेगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इंप्रूवमेंट करेगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई कंपनी अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो डेवलपमेंट होना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर बिहार में कुछ अच्छा सा कोई बढ़िया सा एकदम इंडस्ट्रीज लग जाए तो देखना बाहर का कंपनीज भी आएंगे, ठीक है, अच्छा रोड बन जाएगा कनेक्ट करने के लिए, तो ये फ़ायदा होता है कोई अगर कंपनीज या फिर कहीं पे अगर लगता है फैक्ट्रीज वगैरह, ओके। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंट है, ये ऐसे पूछ सकते हैं, डेफिनेशन क्या है। इन्वेस्टमेंट सिंपल से बात है, कोई भी अमाउंट हम लोग एक्सपेंड करते हैं, कोई भी चीज़ को खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लैंड हो गया, हाउस हो गया, मशीन हो गया। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेम चीज़, जब कोई इंटरनेशनल कंपनी या फॉरेन लोग इन्वेस्ट करें, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में अपना प्रॉफिट के लिए, उसको बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इससे याद रखना कि देखो जैसे हमने आयरन एंड स्टील कंपनी टोटल 11 पढ़ा, 11 में से आई थिंक 3 या 4 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में, जैसे आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है रोकेला में शायद उन्होंने किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो 2-3 है ऐसे कि जिसमें फॉरेन इन्वेस्ट किया था, तो वो अक्सर पूछता है कि इसमें से कौन आयरन स्टील कंपनी में किसने इन्वेस्ट किया था, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आ जाओ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, और फेवर में 2 पॉइंट और उसका अपोजिशन में 2 पॉइंट, और बहुत सारे हैं, ओके। चलो आगे देखते हैं। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव में इतना याद रखना है, WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरलाइज करता है, मतलब अभी बताया ना, ये बेसिकली जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, ओके। कब सेटअप हुआ था, 1995 को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फाउंडेड मेंबर, बेसिकली बात करें, इंडिया एक फाउंडेड मेंबर है, इस बात को याद रखना। 49 कंट्रीज इन द वर्ल्ड मेंबर है, कब 2006 तक हो गया था, अब तो और बढ़ गया होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, इतना चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये किसके रिगार्डिंग है, इंटरनेशनल ट्रेड देखता है, रूल्स रेगुलेशन देख रहा है, कौन ऑबे कर रहा है, कौन ऑबे नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें WTO बनाया गया है। कुछ उसके फेवर में, ग्लोबलाइजेशन के फेवर में देखो,
हर चीज़ का दो पहलू होता है, अगर अच्छा भी है तो बुरा भी होगा। तो उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का कुछ फेवर में, आपको फेवर में पॉइंट देना है कि देखो इसमें क्या हो गया, अगर तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर की कंपनीज आए तो इंक्रीज हो गया क्या तुम्हारा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लॉजिक सी बात है, कंपनीज इंडिया में सेट हुआ, फॉरेन देखा कि हाँ ग्लोबल है, उन लोगों को कैसे पता चला, इंटरनेट के थ्रू, हाँ भाई साहब यहाँ पे कोई है, ठीक है कंपनी है, बहुत अच्छा चल रहा है, चलो इस पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है चलो। और कंपटीशन पावर बेसिकली इंक्रीज हो गया, 4-5 और लोग भी आ गए, बढ़ गया, है ना। न्यू टेक्नोलॉजी आने लगा, है ना, कि वो कंपनी वाला वो मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, चलो हम लोग दूसरा मशीन लेके आएंगे उससे भी अच्छा, एक तरीके क्या न्यू टेक्नोलॉजी आने लगा, है ना। हायर क्वालिटी ऑफ सामान आने लगा, बिजनेस होने लगा। जैसे देखो आज अमेजॉन फ्लिपकार्ट है ना, अब देखो कोई सामान में बहुत अच्छा क्वालिटी देता है तो हम लोग उस जगह प्रेफर जाना करते हैं कि वहाँ अच्छा क्वालिटी का देता है। तो एक तरीके का क्वालिटी कि ये मेरा कंपनी हम सबसे अच्छा बेटर क्वालिटी का सामान बनाते हैं, तो एक तरीके का कंपटीशन भी हो गया यहाँ पे, है ना। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी होने लगा, बैंकिंग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी होने लगे और तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल भी अच्छा खासा होने लगा। तो ये फेवर की पॉइंट है। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इतने सारे फायदा हुआ, अब फायदा हुआ तो कुछ नुकसानात भी होंगे, और स्पेशली बिहार का पूछता है, बिहार का, ठीक है। अगर तुमसे नॉर्मली बिहार में भी पूछे फेवरेबल तो ये वाला चीज़ें लिखना, वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि बिहार में वैसे कुछ कंपनी है नहीं तो इन्वेस्ट करने के लायक, है ना। चलो हम लोग ज़रूर अच्छा करेंगे आगे जा करके, ताकि फिर बिहार को आगे लेके जाना है। आ जाओ यहाँ पे देखो, अब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे देखो, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा था, ऑल ओवर की बात कर रहा, फिलहाल यहाँ पे आपके सेपरेट पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ बिहार में, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की प्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बाहर के लोग आए, न्यू टेक्नोलॉजी बताया, है ना। ओके ठीक है, पहला फेवर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तुम्हारा ज़्यादा होने लगा, ठीक है। चलिए एक्सपोर्ट, यहाँ का सामान बाहर भेजने लगे, पैसा कमाई होने लगा, ठीक है, फ़ायदा दिख रहा। फॉरेन लोग थोड़ा मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना, चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ होने लगा। नेट आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया या पर कैपिटा इनकम हो गया लोगों का, वो बढ़ने लगा, ठीक है। ओके, इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड्स वगैरह अवेलेबल होने लगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगा, खेती वगैरह थोड़ा बहुत जॉब्स वगैरह से, है ना, बैंकिंग वगैरह ये सारी चीज़ कंपनी स्टेबलाइज होने लगा, किसानों को लोन देने लगा, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ तो। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जो तुम्हारे एग्रीकल्चर या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, उसको निगलेक्ट कर दिया गया, है ना, उसको देखा नहीं, नज़रअंदाज जिसको बोल सकते हैं ना। ओके, जो छोटे छोटे कॉटेज, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री हो गया, है ना, जो हाथ से बुनते थे, वो उन लोग का क्या, वो लोग तो चले गए, उन लोगों के पास मशीन नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, तो उनके लिए एक नेगेटिव रहा, है ना। ओके, और देखो पहले कोई मैन मेड काम था तो 3-4-10 लोग काम लगता था एक, अब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जेसीबी एग्जांपल है, बहुत ट्रेंड है ना जेसीबी, ओके, जानो ना जेसीबी का काम, हाँ। तो देखो पहले घर तोड़ना था तो 10 लोग आते थे, घर तोड़ते एक एक करके, है ना, थोड़ा सा तोड़ते। अब क्या हो गया, अब वही मशीन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, जेसीबी एक दिन में, मतलब 10 दिन का काम एक दिन में करके निकल लेता है, एक दिन भी नहीं लगाता है। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे, तो ये एक तरीके का नेगेटिव, यानी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा इस तरीके से। एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, है ना, 10 लोग काम करते हैं वहाँ एक करके निकल लिया, है ना। और लो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द पुअर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि लोग इन्वेस्ट करें, कि यहाँ लगाएंगे तो पक्का डूबना ही है, यही सोच के नहीं लगाते। चलिए ये आपके पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे। आ जाओ, क्या समझते हैं आप, क्या किससे इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और क्या ऑब्जेक्टिव है ये भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं, हाँ जी बहुत है, फिर उसके बाद ये चैप्टर है, ठीक है, ओके। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब दोज पॉलिसीज जो इंक्रीज किया प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिट और कंपटीशन। सिंपल सी बात ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब समझो चेंजेस, जो ऐसा पॉलिसी जो चेंजेस लाया, इंक्रीज़ किया प्रोडक्टिविटी को, इंक्रीज़ किया एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी, प्रॉफिट को अच्छा किया, कंपटीशन को अच्छा किया, बढ़ाया, तो उसको बोलेंगे हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म। 3 आया एलपीजी, आपके क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये वाला पूछेगा आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म तो 1991, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्या ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहले भाई साहब पहला था कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इकोनॉमी का इंक्रीज कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा सके, है ना, मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो, है ना,
और इंक्रीज कर सके रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सके, है ना, अलग अलग मशीन्स का इस्तेमाल कर सके, ओके, और इम्प्रूव कर सके किसका, डेवलपमेंट कर सके फाइनेंशियल सेक्टर का, और फुलफिल कर सके डिमांड, और क्या परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, इम्प्रूव परफॉर्मेंस किसका, पब्लिक का और सोशल सेक्टर का, ठीक है, ओके ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन जनरली SCRT में दिया गया और 2-3 बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, तो अच्छा नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि डिस्कस इम्पैक्ट, और देखो इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, एक तो यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है, या जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन कॉमन मैन में, मतलब आम लोगों पे क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ये ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में बताना है। सिंपल सी बात है, क्या इम्पैक्ट डालता है, सबसे पहले जो अवेलेबिलिटीज़ ऑफ गुड्स, जो भी अवेलेबल सामान है सर्विसेज है वो अवेलेबल हो जाता है ग्लोबलाइजेशन की मदद से, है ना। आज देखोगे तो फ़ोन से जस्ट ऑर्डर के 15 मिनट में तो बस खाना आ जाता है, सामान आ जाता है, किसके मदद से, ग्लोबलाइजेशन, है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है ना, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, और न्यू टेक्नोलॉजी आते रहता है, तो ये तुम्हारे क्या हो गया, एक इम्पैक्ट हो गया। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है किस सेक्टर में, उसी सेक्टर पर्टिकुलर, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ या फिर और जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हुआ, वो सब क्या हो गया बेसिकली आपका बंद होने के कगार में है या बंद हो भी चुके हैं। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ से आपका क्रिएट होने लगेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिजनेस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंपटीशन बढ़ जाएगा, आधा से ज़्यादा कम तो AI कर लेता है ना। तो ये तुम्हारा क्या कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। और बैड इफेक्ट पता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने तुम्हें कल मतलब कि देखो वीडियोस अभी सेकंड, कल आधा वीडियो रिकॉर्ड किया था, आज आधा वीडियो रिकॉर्ड करा, इससे कल याद आ रहा है कि मैंने बताया था ग्लोबल आपको कि JCB है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो वो पूरा काम कर ले रहा है जो लेबर लोग का, तो एक तरीके क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। स्मॉल स्केल या फिर कॉटन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और हार्डशिप होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर बेस्ड विलेजेस वाले लोग के लिए। हर चीज़ का दो पहलू होता है कि आप पॉजिटिव भी इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, सिंपल सा बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं, पूछा है सिंपल से, ये पूछा आपसे कि किस तरीके से आपका जो ये किस तरीके से डेवलप इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को डेवलप कराता है, सीधा सीधी बात है। पहला बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT जो बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड करता है लोगों को वर्ल्ड के साथ, और बहुत जल्दी देखो कोई वीडियोस बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, ये क्या है तुम्हारा बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के कारण है ना। तो वही चीज़, फास्ट कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, अलग अलग कंट्री से तुम डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो ये तरीके क्या तुम्हारा टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन की बात करें, ये एक्सेलरेट कर रहा है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपनीज डाटा हुआ, आज ये डाटा भेजना, फटाक से भेज दिया, ये चाहिए, वरना कबूतर उड़ते रह जाता, फिर कबूतर खो जाता है ना, तो वही वाला चीज़ हो जाता, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट है सेल करना है, बाई करना है, तो फटाफट से वेबसाइट से ऐप सब लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेसिकली एक्सेलरेट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को। तो किस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, हाउ डेवलपमेंट जैसे इन्फॉर्मेशन जो आपका टेक्नोलॉजी है किस तरीके से एक्सेलरेट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को, किस तरीके से डेवलप कर रहा है। और चीपर कम्युनिकेशन है ना, हम लोग देखो पहले बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगता था, अब बहुत सस्ता में आ जाता है, और हम लोग अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ सस्ता मिल रहा है, यहाँ महंगा मिल रहा है ना। तो इस तरीके से ओके, ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाता है टीचिंग के लिए। जैसे अभी तो मेरा ग्लोबल नहीं, मेरा बिहार लेवल का, PW जाओगे तो वो ग्लोबल लेवल ठीक है, इंडिया लेवल पर हर एक जगह का है ना। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, ओके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो गया, कॉल सेंटर वगैरह हो गया, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं उस बोलने के लिए भी तो चाहिए, है ना, ओके। अब पहले तो अभी तो रिकॉर्डेड ही चलता है, ओके। अब कस्टमर केयर से बात भी नहीं करने देता, पहले गूगल ही बात करता है, पहले असिस्टेंट ही बात करता है, फिर आपको ऐड करता है। चलिए अब आता है वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया कनेक्ट करता है पीपल को हर एक जगह से, हर एक कल्चर को, हर एक ट्रेंड को बेसिकली
बहुत अच्छे से बहुत जल्दी फैलाता है, ठीक है। ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है सोशल मीडिया का, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आप अच्छी चीज़ों को जल्दी से शेयर कर सकते हैं हेल्प के लिए। वही चीज़ अगर फेक न्यूज़ फैला दोगे तो आसपास दंगा फसाद हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे अभी मेरे वीडियोस देखने के लिए आपने फ़ोन लिया, पता चला आप गेम खेल रहे हो या कुछ और देख रहे हो, है ना। ओके, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। चलो आते हैं लास्ट चैप्टर, कंज्यूमर अवेयरनेस और प्रोटेक्शन। क्या कंज्यूमर को अवेयर करना, कंज्यूमर को किस तरीके का अवेयरनेस जानना चाहिए, किस तरीके से खुद को बचाना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या समझते हैं कंज्यूमर से और क्या क्या डिफरेंट रिलीफ है कंज्यूमर का। तो रिलीफ मतलब मतलब क्या बेसिकली उसको रिलीफ है, कंज्यूमर मतलब हम लोग। तो हम लोग क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केट सिस्टम का। अगर हम लोग नहीं देंगे तो सामान कौन लेगा। अब ऐसा दुकान, आप सोचो कि कोई कुछ आसपास लोग ही नहीं है तो वहाँ आसपास दुकान रहेगा नहीं। हाईवे में एक आध दो रहेगा, है ना, वो तो हाईवे में, पता चला बीच खेत में दुकान देखो कभी नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसको कंज्यूमर चाहिए, कंज्यूम करने वाला चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था बताओ, कि कंज्यूमर जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वे लोग हम पे, मतलब उन्होंने बोला था कि हम लोग उन पे डिपेंड होते हैं, वे लोग हम पे नहीं। ये किसका कहना था? गांधी जी का कहना था। इसलिए कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कंज्यूमर जो है पर्सन जो बेसिकली सामान को खरीदता है, सर्विसेज यूज करता है, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। अ पर्सन हु ऑल्सो कंज्यूमर हु यूजेस गुड सर्विसेज बाय द परमिशन ऑफ द बायर, और ऑल्सो वो भी कंज्यूमर कहलाएगा जो बेसिकली गुड्स यानी सामान सर्विसेज परमिशन से खरीदेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर। क्या क्या बेसिकली रिलीफ देता है, क्या क्या आपको क्या बोल सकते हो उसको, सुविधा बोल सकते हो, है ना। ये टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ द गुड्स, जितने भी इम्प्योरिटीज हैं गुड्स में उसको खत्म कर देता है, हटा के देता है ना। आपको एक्सचेंज ऑफ गुड्स रिटर्न टू पेड प्राइस, एक्सचेंज ऑफ गुड का रिलीफ देता है ना। ओके, वीकनेस और सर्विस जो भी रिमूव कर, जो भी उनके अंदर वीकनेस है, कोई भी सर्विसेज वगैरह उसको ठीक करके देता है। ये बेसिकली आपका डिफरेंट मेजर है रिलीफ ऑफ कंज्यूमर का, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं क्या क्या कारण है जिसमें कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये ऑलरेडी हमने बताया था क्लासेस वगैरह जो पढ़ रहे थे। क्या क्या, व्हाट आर द काउजेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। तो सबसे पहले अडल्ट्रेशन, चेंज कर देना, आइटम का दाम चेंज कर देना, चेंज कर देना, है ना। ओके, सही माप वाला चीज़ नहीं देखना, मतलब 1 kg का सामान है, तुम नापोगे सही, जब मशीन जाओगे तो 1 kg से कम होगा, तो नाप तोल में मतलब घटा देना, बढ़ाएगा ही क्यों, है ना। तो रॉन्ग मेजरमेंट, ये एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण किया जाता है ना। ओके, आपको पन्नी स्टिकर चिपका के दे देगा लेकिन लो क्वालिटी ऑफ गुड्स रहेगा, तो ये भी एक तरीका क्या है आपके लिए, हमारे लिए एक्सप्लॉइटेशन है ना। ओके, प्राइस का टैग चेंज कर देगा, है ना, और डुप्लीकेट सामान दे देगा, तो ये बेसिकली कारण है आपका कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन करने का, है। तो ये कारण इंपॉर्टेंट है। पहला एडल्ट्रेशन कर देगा, जो चीज़ें हैं उसमें चेंज कर देगा, ठीक है। रॉन्ग मेजर मेथड इस्तेमाल करेगा, है ना, जो वेटिंग मशीन है उसको ख़राब कर देगा, कुछ चेंजेस कर देगा ताकि उसका फ़ायदा हो जाए। कुछ लोग, अब सब लोग नहीं करते बट कुछ लोग, यही आपका क्या कारण है आपका कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का। क्या क्या स्लोगन है, डिफरेंट स्लोगन है, तो अलग अलग स्लोगन हमने ऑलरेडी पढ़ा था। जागो ग्राहक जागो, अपने हक को पहचानो, कंज्यूमर अटेंशन रहो। तो ये छोटे छोटे आप स्लोगन है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं ना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सब 5 मार्क्स पे क्वेश्चन आ जाएंगे, देखो हम 5 मार्क्स 2 मार्क्स सब मिक्स करके बताते हैं ताकि इसी में से ही आ जाए, इसी कारण से, ठीक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, चलिए आते हैं। क्या है व्हाट आर राइट्स ऑफ कंज्यूमर, के पास क्या क्या राइट्स हैं और एक्सप्लेन करना है उसको थोड़ा सा। तो कंज्यूमर के पास सबसे पहले सेफ्टी का राइट है, उसके पास सेफ्टी का राइट्स है, गुड्स वगैरह सेफ है, सर्विसेज वगैरह सही है कि नहीं, लाइफ के लिए सही है कि नहीं, तो उसके पास राइट्स है। और हर एक चीज़ जान सकते हो, कंज्यूमर के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तुमको हक है जानने का कि इसका क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है। हालांकि सारी चीज़ें तो अब तो लिखा रहता है ना। ओके, तो लेकिन तुम्हारा हक है जानने का, एक्सपायरी डेट वगैरह। राइट टू चूज, ठीक है, तुमको कंज्यूमर हैव राइट टू एक्सेस वेरीफाई गुड, वेरीफाई गुड को आप बेसिकली वैरायटी ऑफ गुड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई गुड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्विसेज को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और आपको बस राइट टू बी हेड, आप बेसिकली कंज्यूमर हैव राइट टू वॉइस देयर कंप्लेन, कुछ भी अगर कंप्लेन हो वगैरह हो तो आप इसको सिंपल से कह सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली राइट्स है। तो इसी तरीके से 3-4 राइट्स शॉर्ट में अक्सर आता है, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स क्या है तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेशन, जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक कैसे पहचानेगा कौन सही है कौन गलत है।
हॉलमार्क, जैसे हम लोग गोल्ड लेना है तो हमें हॉलमार्क लेके लेना है ना, तो अगर हॉलमार्क नहीं लोगे तो तुम वो क्या हो जाए, तुम्हें डुप्लीकेट दे देगा, है ना। ओके, इस तरीके से 3-4 आप याद कर सकते हैं। चलिए, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। अब तुम्हारा ड्यूटीज यानी हम लोग का कंज्यूमर जो हम लोग का ड्यूटीज क्या है, तो देखो कंज्यूमर को सबसे पहले हम लोग सामान लेने जाएंगे तो उससे रिसिप्ट मांगेंगे, नहीं तो पता चला कल को बोलेगा नहीं ये तो मेरा यहाँ का सामान ही नहीं है ना, तो रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ओके, क्वालिटी ऑफ गुड्स, ब्रांड देख के लिखिए, क्वालिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड देख के लिखेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह देख के लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा ड्यूटीज़ है, ऐसा नहीं कि आप बस उसी पे वो एक्सपायरी डेट दे दिए, भाई ये सब आपको भी तो देखना पड़ेगा एक्सपायरी डेट है या नहीं, गारंटी, वारंटी, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये सब कुछ कुछ मार्क होता है, ISI मार्क होते हैं, एज मार्क होते हैं, वॉलमार्क होते हैं, हॉल मार्क तो ज्वेलरी वगैरह के लिए होते हैं, एज मार्क आपका AG, अगर एज मार्क होगा ये आपका बेसिकली किसका बोलते हैं यार, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। ISI बोले तो टीन वगैरह होता है ना, टीना वगैरह उसके प्रोडक्ट के लिए आता है, वो सब ISI मार्क देखते हैं ना। वो आपने बहुत बार देखा होगा इस तरीके का, ऐसे करके इस तरीके से ISI ऐसे लिखा रहता है, बट कुछ इसी हिसाब से आपने देखा होगा, ये ऐसे लिखे ना, बहुत मार्क आपने देखा होगा है ना ISI का मार्क, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली आपको चेक करके लेना है, ये हमारा ड्यूटीज़ रहता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेम 3 जुडिशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंज्यूमर। यहाँ से 2-3 अच्छे क्वेश्चन पूछते, कितने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, कितने स्टेट फॉर्म है, कितने नेशनल फॉर्म है, ऑलरेडी हम लोग ऑब्जेक्टिव में करा चुके हैं, ठीक है। 3 जुडिशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कंज्यूमर, किसके लिए, पहला आपका देखो कंप्लेन वगैरह करना है, कहाँ पे करना है, तो इसलिए हम लोग को सेमी जुडिशियल सिस्टम बना दिया गया, ठीक है। एक क्या होता है, इसका 3 हिस्से हैं, ठीक है। क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, किसके अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग। कितने टायर है, 3 टायर है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, ठीक है, ओके, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, कितने हैं ये आपको जानना इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव बता चुके थे। और हाँ, अगर कितना रुपया होगा, अगर कुछ कोई केसेस वगैरह की बात की थी हमने कि हाँ इतना लाख रुपया होगा तो कौन देखेगा, इतना लाख रुपये से ज़्यादा होगा तो कौन देखेगा, ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे ऑब्जेक्टिव में। बस चैप्टर इंपॉर्टेंट, अगर मुझे बोलोगे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, यहाँ से एक का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, चैप्टर 7 से, ठीक है। चैप्टर 5 से ग्लोबलाइजेशन वाले, सॉरी चैप्टर 6 है ना, तो चैप्टर 6 आपसे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन एक आध आ जाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे कुछ फेवरेबल पॉजिटिव फेवर पूछ सकता है, अगर बहुत अच्छा नंबर में क्वेश्चन पूछना हो तो इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन का रोल क्या रहता है सर्विस सेक्टर में, सेक्टर वगैरह को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी ये सारे जो भी ये चैप्टर नंबर जो आपका ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको अच्छे से जितने भी 2 पेज में ही है ना, 2 पेज को अच्छे से रिवीजन कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन, ठीक है। कि पेपर क्रेडिट क्या होता है, छोटे छोटे मनी, ये वाला बार्टर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इस तरीके के छोटे छोटे आपसे डेफिनेशन पूछे जाएंगे। बस आप इसको याद किस तरीके से करना है, एक बार रिवाइज करना है, थोड़ा थोड़ा चल के पढ़ना है, थोड़ा लिख के पढ़ना है, याद हो जाएगा, एग्जाम तक याद रह जाएगा, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, कहीं अगर कुछ और रह गया हो तो ठीक है आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इतना हमारे हिसाब से इनफ रहेगा हर एक चीज़ को देखते हुए, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और कोई अदर सब्जेक्ट के साथ, चैप्टर वाइज चीज़ें। और यूट्यूब पे जो चीज़ें करा रहे हैं फटाफट से उसको कर लीजिएगा। और हाँ, ये आप दोनों में से कोई एक बैच ले लीजिएगा, अगर मेरा मानना है इसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, ये ले लीजिएगा। और सिर्फ असिस्टेंट प्रॉब्लम है तो आप ये वाला ले सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके सिंपल आप बाय कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से चैनल को प्यार देते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए। थैंक यू सो मच।